Hello everyone, I'm Yogisha and you are watching Tech with You. So guys, in this video, we will see top 20 most asked interview questions which are really asked in the interview. So इससे पहले एक पार्ट मैंने क्रिएट किया था which is part 1 of top 20 most asked interview questions और उसका मुझे रिस्पॉन्स आया कई कैंडिडेट से कि वो क्वेश्चंस सच में पूछे जा रहे हैं उनसे एंड आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस वही पूछे गए जो उस वीडियो में थे। सो अगर आपने उसे चेकआउट नहीं किया तो अभी जाके उसे आप देख लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो आई विल पुट इट इन द आई आइकन। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड हीप मेमोरी? Okay, so it is very simple and it is not a very big task. Stack, we know it is a data structure. So yes, आपने जैसा कि पढ़ा होगा है डाटा स्ट्रक्चर स्टैक कैसा होता है, इस तरह का होता है। ठीक है, ये स्टैक है हमारा, कुछ इस तरह का होता है एंड इसमें होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। व्हाट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट? ओके, समझते चलो। मतलब कि देखो, अगर कोई भी डेटा आएगा वो पहले इधर आएगा, ठीक है, फिर सेकंड नंबर, देन थर्ड नंबर। अब जब डेटा को हमें निकालना होगा या कोई भी वेरिएबल जो हमने इंसर्ट किया उसे निकालना है, सो सबसे पहले ये जो है पहला वाला यहाँ से ये निकलेगा, देन ये सेकेंड नंबर पे, देन ये थर्ड नंबर। मतलब लास्ट से इन हुआ है बट फर्स्ट से आउट होगा। चलो इसे अच्छे से समझते हैं। जैसे यार मान लो आपने कॉपी का एक, मतलब आपने क्लास में देखा होगा जब कॉपी कलेक्ट होती है, ठीक है, जो बच्चा पहले रखता है कॉपी, ठीक है, उसके बाद फिर जितने बच्चे रखते हैं वो पहले बच्चे के ऊपर 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 करके कॉपी रख देते हैं। तो जो लास्ट में रखता है उसकी कॉपी सबसे ऊपर रहती है, जो सबसे नीचे वाली कॉपी है वो सबसे पहले बच्चे की जिसने सबसे पहले रखा है। और जब हम कॉपी निकालते हैं, ठीक है, जब हम कॉपी निकालते हैं तो ऊपर से निकालते हैं, तो इसे ही कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है गाइज, और इसमें जो है गाइज, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट तो हम समझ गए क्या है। अब स्टैक में जैसे कि स्टोर क्या क्या होगा, ठीक है, लोकल वेरिएबल्स। जावा स्क्रिप्ट आपने पढ़ा है? हाँ पढ़ा है भाई, बिल्कुल पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट में आपने देखा होगा लेट ए इज इक्वल टू, मान लो ये लेट ए इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, ए इज इक्वल टू 1 या 5 जो भी है, कोई सा भी वैल्यू है। तो ए का जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया है वो यहाँ पे स्टोर होगा, ऊपर नहीं नीचे यहाँ पे, ठीक है। देन फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, जिस तरह से आए, मतलब कि जो भी वेरिएबल हमें स्टोर करना है तो वो ऐसे करके आएगा, लास्ट से इन होगा, फर्स्ट से आउट होगा। ठीक है, इसमें ये चीज स्टोर होगा। देन इसमें फंक्शंस के कॉल्स स्टोर होंगे, जैसे कि हम लिखेंगे fun। जैसे मान लो हमारा ये स्टैक है एंड इसमें फंक्शन स्टोर होते हैं। जैसे मान लो फंक्शन, देन फंक्शन का जो नेम रहता है एफ, ठीक है, तो फंक्शन एफ हमारा इसमें स्टोर है, ठीक है, इस स्टैक में स्टोर है। यहाँ पे जैसे मान लो ए स्टोर हो गया, यहाँ पे हमारा फंक्शन एफ स्टोर हो गया। तो इस तरह से गाइस ये सारी चीजें स्टोर होती है, जितने भी फंक्शंस हो गए, जितने वेरिएबल्स हो गए, वो स्टैक मेमोरी में हमारे स्टोर होते हैं। अब समझते हैं हीप मेमोरी क्या। हीप मेमोरी को समझो यार, इसका इस तरह से स्ट्रक्चर है, ये बहुत बड़ी सी मेमोरी है और इसमें हम ऑब्जेक्ट्स को एलोकेट करेंगे। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? सो ऑब्जेक्ट गाइज ऐसा होता है कि जैसे हमने कुछ बना दिया लेट, एंड मान लो, एक मिनट में आप लोगों को अच्छे से दिखाता हूँ, समझाता हूँ। ये हमारा कुछ ऑब्जेक्ट समझ लो, एड लेट ए इज इक्वल टू, इस तरह का ऑब्जेक्ट है, नेम, ठीक है, नेम समझ लो है YUG, एंड देन ये हमारा ऑब्जेक्ट क्लोज हो गया। सो गाइज ये जो लेट ए इज इक्वल टू, ये जो हमने बनाया अभी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है एंड ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, मान लो ये हमारी हीप मेमोरी है येलो से, एंड देन ये हमारा ऑब्जेक्ट इसके अंदर स्टोर हो जाएगा ए एज अ ऑब्जेक्ट, ये हमारे स्टोर हो गया। तो जो हीप मेमोरी है गाइस, इसमें हम डायनेमिकली एलोकेट कर सकते हैं मेमोरी को। और मतलब कि इसमें डायनेमिकली का मतलब ये होता है कि ये फिक्स साइज नहीं है, ये कितने भी मतलब कि एडजस्टेबल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये एरे की तरह फिक्स्ड साइज है। और हाँ, हीप मेमोरी में एरेज स्टोर कर सकते हैं, और भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स हो गए, और भी कई चीजें होती है जो हम स्टोर करते हैं। ठीक है, चलो ये समझ गए। और मैं आप लोगों से इस वीडियो में भी यही कहूंगा, पिछले वीडियो की तरह, कि आप लोग क्वेश्चंस देखो एंड खुद समझो। खुद मतलब उसे समझो नहीं, बट उसे मतलब रिसर्च करो उस पर। ठीक है, उस पर रिसर्च करो, अपने आंसर्स बनाओ और उसके बाद उस आंसर्स को आप अच्छे से समझो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the difference between compiler and interpreter? So compiler converts entire code to machine code at once, example C Java. Interpreter converts code line by line, example Python and JavaScript. So compiler basically guys ये होता है
कि जैसे कि मान लो मैंने कुछ लाइंस ऑफ कोड लिख दिए, ठीक है। अब मान लो मैं कंपाइलर में रन कर रहा हूँ। जैसे हमारे जावा प्रोग्राम जो है कंपाइलर में जैसे रन करता है, कन्वर्ट करता है सारे कोड को, कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, एक ही बार में करता है, ठीक है। ये मतलब कि ऐसा नहीं लाइन बाय लाइन, ये एक ही बार में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और आपको फिर जब एरर आएगा इसमें, ठीक है, मान लो ये हमारा एरर है। सो एरर जब आएगा गाइस तो आपको लास्ट में देगा, मतलब ये प्रॉपर रन कर देगा एंड लास्ट में एरर देगा। तो ये हो गया कंपाइलर। अब समझो कि यार इंटरप्रेटर क्या है। इंटरप्रेटर कुछ इस तरह से होता है कि ये हमारे लाइंस ऑफ कोड है। मान लो कि अब इंटरप्रेटर एक बाय एक, मतलब वन बाय वन चलेगा। पहले ये लाइन देखा, हाँ कोई एरर नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे एरर है, नहीं है। यहाँ पे एरर है, नहीं है। इस लाइन में एरर है, हाँ है। तो ये आपको तुरंत उसी टाइम एरर दे देगा, ठीक है। आपको यहाँ पे इस लाइन में एरर है, तो भाई इसे आप सही कर लो। और उसके नीचे फिर जो जितने भी लाइंस रहेंगे उनको फिर बाद में एक एक करके चेक करके आपको बताते रहेगा कि हाँ भाई यहाँ पे एरर है, यहाँ पे एरर है। इस तरह से होता है। ये एक ही बार में पूरा कोड रन करके बाद में एरर नहीं देता, ये लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन चेक करता है गाइस, ठीक है। तो ये है डिफरेंस। Now coming to the third question, what is the difference between a procedural and object-oriented programming? So procedural based on functions and procedures, example C, OOPS, based on objects and classes, example Java, Python and C++, ठीक है? And next question is, what is STLC, software development lifecycle, which is the most asked and most important question. ये आपसे इंटरव्यू हो सकता है कि पूछे, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से कर लेना और इसके स्टेप्स याद कर लो क्या क्या होते हैं। सो अ प्रोसेस फॉलो टू डेवलप सॉफ्टवेयर, मतलब कि किसी भी सॉफ्टवेयर को आप बनाने जाओगे आपको ये प्रोसेस तो हाँ भाई फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आपको नहीं भी पढ़ना ये, अगर आपको ये नहीं पढ़ना चाहोगे अगर, तब भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा। बिकॉज कल को अगर आपको कोडिंग में जाना है, कोडर बनना है, तो आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। मतलब इनका फॉलो नहीं, बट आपको पता होना चाहिए। बिकॉज आपको ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपर ये सारी चीजें करनी है। आपका एक वर्क होगा, जैसे आप डेवलपमेंट फील्ड में हो तो डेवलपमेंट का वर्क होगा, टेस्टिंग में हो तो टेस्टिंग का, इस तरह से। तो हर एक प्रॉपर एक बटा होता है, बट आपको ये पता होना चाहिए। सो पहला फेज होता है प्लानिंग, देन रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस, ठीक है। ये सारे स्टेप्स है, 7 स्टेप्स है, इनको याद कर लो, आप समझ लो। एंड इंटरव्यू हो सकता है कि आपसे पूछे, तो इसे अच्छे से कर लेना एक बार। Now coming to the next question, which is what are the different types of SDLC models? Okay, so there are a different type of models in SDLC, software development life cycle, which are waterfall model, agile model, V model, spiral model and iterative model. ठीक है, इनको आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, गूगल कर लो, आपको सारी चीजें डिटेल में पता चल जाएगी। और जो अभी लेटेस्ट फॉलो होता है वो एजाइल मॉडल है, ठीक है। एजाइल पे हमारा वर्क होता है। Now, what is an API? So, an API, application programming interface, allows different software systems to communicate with each other using predefined methods. चलो इसको यार रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि मैं एक रेस्टोरेंट में जाता हूँ, मैं कस्टमर हूँ, ये मैं कस्टमर हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मैं एक रेस्टोरेंट में गया हूँ, मान लो ये मेरा रेस्टोरेंट है। अब मैंने मेनू देखा एक, ठीक है। मान लो मैंने मेनू देखा है एक, और उस मेनू में मेरे को कुछ मंगाना है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट जाके भाई कुक से बात करूँगा कि हाँ भाई 5 स्टार का होटल है और मैं कुक से जाके बात कर रहा हूँ, या फिर ऑनर से कि मेरे को ये चाहिए। ऐसा नहीं होता ना, आप किसी मिडिल पर्सन से बात करते हो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मिडिल पर्सन कौन होता है? वेटर, ठीक है। वेटर से बात करते हो आप, उसको आप बताओगे मेरे को ये चीज़ चाहिए, फिर ये आपको यहाँ पे जाएगा, यहाँ बताएगा रेस्टोरेंट में जो कुक होगा, कुक फिर इसको खाना देगा और फिर ये खाना लेकर आपके पास आएगा जो आपने ऑर्डर दिया। सो एपीआई का भी कुछ यही काम है। एपीआई ये हमारा, ये जो मतलब कि हमारा वेटर है, ये हमारा एपीआई है। ये जैसे मान लो ये मेन पार्टी है, ये एंड पार्टी है, और इसके बीच में जो वर्क कर रहा है, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन क्रिएट कर रहा है, जो गैप है इन दोनों के बीच का है, उसे प्रॉपर क्रिएट कर रहा है, मतलब कि एस्टेब्लिश कर रहा है कम्युनिकेशन को। सो ये पर्सन हमारा एपीआई है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इंटरफेस, ठीक है गाइस। यही होता है एपीआई। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जावा एंड पाइथन? सो जावा इज स्टैटिकली टाइप्ड, पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड। जावा हैज strict syntax, पाइथन इज more readable and concise.
ओके सो गाइज ये चीज मैं आपसे कहूंगा कि ये जो डिफरेंसेस है किसी भी लैंग्वेज की, जैसे जावा, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, सी प्लस प्लस डिफरेंस, सो मतलब आप इसे तैयार कर लो आप, ठीक है, बिकॉज ये पूछे जाते हैं एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर डेटा टाइप्स? गिव सम एग्जांपल्स. ओके, डेटा टाइप्स डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा वेरिएबल कैन होल्ड. एग्जांपल्स: int, float, char, boolean, int, string, list, tuple in python. ओके, ठीक है. यार एक बात बताओ, आपको जैसे डेटा टाइप इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैर, बुलियन, ये सारे डेटा टाइप्स जो है, ठीक है, मान लो आपको कोई भी वेरिएबल स्टोर करना है, जैसे मान लो ये एक जार है, इसके अंदर स्टोर करना है, ठीक है, आपको यार आपने स्टोर कर दिया, कल को आप मान लो कि 5 दिन बाद आते हो, आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है इस दोनों में? कुछ नहीं पता चलेगा, दोनों यार दोनों सेम डिब्बे. बट आपने मान लो कि आपने इसको कर दिया कि ये इंट है, इंट ए, ये इंट है ए, ठीक है, ये हो गया आपको मान लो कैर, ये कैरेक्टर है बी, ये है बी. तो आपको अब पता चल रहा है कि हाँ इस डिब्बे में कैरेक्टर है मेरा, इस डिब्बे में इंट है. तो गाइस यही है डेटा टाइप, और इसीलिए हम यूज भी करते हैं डेटा टाइप्स का. इंटीजर है तो इंट यूज करेंगे, फ्लोट है तो फ्लोट का यूज करेंगे, इस तरह से. नाउ कमिंग टू द सेकंड, not second but ninth question, what is garbage collection in Java? So garbage collection is the process of automatically freeing memory by deleting unused objects. So guys जैसा आपने C++ अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि C++ में जो है, ठीक है, C++ में हम लोग एक मान लो ये मेमोरी है मेरी, ठीक है, अब मेरे को इसको एलोकेट भी करना पड़ता है, उसका जब कोई यूज का नहीं रहता तो इसको डिलीट भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इसको आपको डिलीट भी करना पड़ेगा. बट जावा में ऐसा नहीं होता. जावा में ये होता है कि मान लो कि हमारी एक मेमोरी है, ठीक है, अब ये अनयूज्ड हो गई है, अब ये अनयूज्ड हो गई है, इसका कोई काम नहीं है, इसको कुछ नहीं करेगा, जावा खुद ही हटा देगा. इसे ही कहते हैं गार्बेज कलेक्शन, ठीक है, और कुछ नहीं है. नाउ कमिंग टू द 10th क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट? ठीक है, चलो, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ अ क्लास विद रियल टाइम वैल्यूज. ओके, ठीक है, क्लास, ये है क्लास, ये मान लो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ये मान लो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट. अब मान लो कि ये जो हमारा क्लास है, ठीक है, ये क्लास है, ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ब्लूप्रिंट है. जस्ट मान लो ये मैंने बॉल बनाया है, ठीक है, ये बॉल का एक ब्लूप्रिंट है. अब मैं चाहता हूँ इस बॉल का, मेरे को ब्लूप्रिंट से मेरे को असली बॉल बनाना है, ठीक है, ये असली बॉल बन गया हमारा. अब मान लो कि मेरे को चाहिए इसमें थोड़ा सा ये येलो कलर हो, इसमें मान लो कि अब मेरे को थोड़ा सा चाहिए रेड कलर भी हो, ठीक है, तो ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट. मतलब ये हमारा ब्लूप्रिंट था, बट इसमें मैंने डिफाइन कर दिया प्रॉपर्टीज, जैसे ये ग्रीन कलर का होना चाहिए, ये येलो उसके अंदर, रेड उसके अंदर, तो ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास विथ रियल टाइम वैल्यूज. बस यही है गाइस डिफरेंस इन दोनों के बीच का. नाउ कमिंग टू द 11th क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग? सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग जो है पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है. एंड आपको पॉलीमॉर्फिज्म का पता ना हो तो आप जो पहले की वीडियो है मेरी उसमें आप जाइए, देखिए क्या है पॉलीमॉर्फिज्म, एंड उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार इंटरव्यू के लिए. सो ओवरलोडिंग सेम मेथड नेम डिफरेंट पैरामीटर्स कंपाइल टाइम एट कंपाइल टाइम, एंड ओवरराइडिंग सेम मेथड नेम इन सब क्लास. ओके, सो ओवरलोडिंग को जैसे कभी कभी होता है कि इंटरव्यू ये पूछ सकता है कि यार कंपाइल टाइम क्या होता है और रन टाइम क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन. तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना गाइस, ठीक है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ही बोलेंगे, ठीक है. कई कैंडिडेट्स को ये नहीं पता होता, बट वो कंफ्यूज करने के लिए ही बोलेंगे कि कंपाइल टाइम और एंड रन टाइम के बीच में आप डिफरेंस बताओ. कंपाइल टाइम वो होता है ओवरलोडिंग कहते हैं जिसे, रन टाइम वो होता है ओवरराइडिंग जिसे कहते हैं. रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, यही होता है गाइस, ठीक है, और कुछ नहीं है, बस नाम इन दोनों का थोड़ा सा मतलब कि आप कह सकते हो कि ओवरलोडिंग को हम कंपाइल टाइम भी कहते हैं, ओवरराइडिंग को रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं, बट काम सेम ही है, अलग कुछ नहीं. ओवरलोडिंग हो गया जैसे सेम मेथड नेम है, ठीक है, मान लो कि इस मेथड का नेम मैंने ए दे रखा है विद डिफरेंट पैरामीटर्स. इंट, एक हो गया इंट ए, देन दूसरा हो गया बी, और दूसरा भी मेथड नेम का नाम मैंने ए दे दिया है, बट डिफरेंट पैरामीटर्स है, मतलब कि मान लो ये बूलियन है मेरा, बूलियन, या फिर मान लो ये इंट बी है मेरा, और यहाँ पे मैंने दूसरा वैल्यू दे दिया जैसे कैरेक्टर CHC, ठीक है. तो आप देख सकते हो यहाँ सेम मेथड नेम है, आप देखो यहाँ पे ये ए मेरा सेम मेथड नेम है,
ठीक है। एंड यहाँ पे इंट ए है बट यहाँ पे बूलियन भी है, ये बूलियन है बी। ठीक है, तो आप इंट और बूलियन के बीच का डिफरेंस देख लो। ठीक है, मतलब कि डिफरेंट है पैरामीटर नेम। एंड यहाँ पे ये दोनों इंट का था ए एंड बी, बट यहाँ पे जो बी है इंट है एंड कैरेक्टर यहाँ पे सी है दूसरे वाले में। तो ये है हमारा ओवरलोडिंग, ये ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है। एंड अब आपको मैं समझाता हूँ ओवरराइडिंग क्या है। ओवरराइडिंग में सेम मेथड नेम दोनों में ए, ठीक है, जब दो मेथड बनेंगे एंड सेम सब क्लास भी होंगे, मतलब कि ए एज वेल एज बी। ठीक है, और इसमें भी सेम होगा, इसमें भी जो है ए एंड बी सेम होगा, इंट ए इंट बी इंट जो भी होगा वो सेम होगा। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं, तो उसे ही कहते हैं ओवरराइड कर दे रहा है वो हमारी प्रॉपर्टीज को जो पहले वाली थी। ठीक है, नाउ कमिंग टू द 12th क्वेश्चन, व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, और डेटाबेस को आप इस तरह से भी कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, ये भी कह सकते हो आप। एक डेटाबेस है क्या यार, यही है ना, रोज और कॉलम्स का एक मतलब कि आप मान लो कि ग्रुप क्रिएट कर रहा है, कलेक्शन क्रिएट कर रहा है, उसे कहते हैं डेटाबेस, जिसमें हम कुछ अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब कि डिजिटली जो भी स्टोर हो रहा है डेटा हमारा डेटाबेस के अंदर, वो डेटाबेस है। बस सिंपल है। एंड नाउ कमिंग टू द व्हाट इज इंडेक्सिंग इन एसक्यूएल एंड व्हाई इज इट यूज्ड। सो इंडेक्सिंग improves द स्पीड ऑफ डेटा रिट्रीवल इन अ टेबल बाय क्रिएटिंग अ पॉइंटर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो ये समझो आप, यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या हो रहा है, टू टू पे यहाँ पे पॉइंट कर दे रहा है, फाइव यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, सेवन सेवन यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। और इस दो टेबल के बीच में हमें ये पॉइंट कर रहा है कि इंडेक्सिंग पॉइंट कर रहा है, जैसे इसमें अराउंड टू ID 2 है, यहाँ पे है, हाँ है, तो ये पॉइंट कर दिया मेरे को यहाँ पे। चलो बेरी 5 है, बेरी 5 पे यहाँ पे जैसे कि मान लो यहाँ पे पॉइंट कर दिया, हाँ भाई बेरी पॉइंट यहाँ पे है, इस साइड में इस टेबल में यहाँ पर है। डेविड 7 है, हाँ डेविड 7, चलो देखते 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 हैं। ठीक है, अगर मान लो मैं मैनुअल करने बैठूंगा तो मेरे को टाइम लगेगा, बट मेरे को ये डेटाबेस मेरे को एसक्यूएल में ये एडवांटेज दे रहा है इंडेक्सिंग का कि हाँ अब भाई यहाँ पे इस जगह पर है, आप देख लो, तो मैं डायरेक्ट वहां पे जाऊंगा और चेक कर लूंगा। ठीक है, यही है वो होती है हमारी इंडेक्सिंग एसक्यूएल के अंदर। एंड मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार कि आप अपने से खुद से रिसर्च करें एंड खुद से इस चीज को समझे, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए आपकी डॉट्स अगर कुछ भी होंगे। एंड अगर आपको क्लियर नहीं हो रहे तो आप कमेंट कीजिए, प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा एंड समझाऊंगा। Now, what is a trigger in SQL? A trigger is a set of instructions automatically executed in response to a specific events on a table. मतलब जो चीज खुद से ट्रिगर हो जाए, जैसे मैंने कोई भी प्रोग्राम रन किया है, मैं आपको जावा का या किसी का आपको एग्जांपल बताता हूँ एसक्यूएल से थोड़ा सा हटके। अगर मैं कोई प्रोग्राम रन कर रहा हूँ एंड मैंने उसमें ऑटोमेटिकली एक ट्रिगर सेट कर दिया कि इसके बाद मेरे को ये चीज चाहिए ही चाहिए, मतलब आप रियल टाइम में मान लो कि आपने एटीएम से पैसे निकाले, एटीएम से पैसे निकालने के बाद आपको एक शो होता है ना कि हाँ भाई थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर एटीएम, विजिट अगेन, इस टाइप का वो ट्रिगर है, वही ट्रिगर है, वो ट्रिगर खुद से होता है। ठीक है, उस चीज के बाद ट्रांजेक्शन होने के बाद वो खुद ट्रिगर हो जाएगा कि आपको ये चीज शो करे कि हाँ भाई थैंक यू फॉर विजिटिंग, विजिट अगेन। इस तरह से होता है ट्रिगर भी हमारे एसक्यूएल के अंदर। Coming to the 15th question, what are views in SQL? So views are virtual tables created by querying data from one or more tables. ठीक है, तो ये देखो ये टेबल है हमारे कस्टमर मास्टर, आइटम मास्टर, ऑर्डर मास्टर, और इन तीनों का टेबल एक क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, उसे ही कहते हैं व्यू। ठीक है, वो एक वर्चुअल टेबल है, वर्चुअल टेबल से गाइस वो। ठीक है, वो रियल नहीं है, वो वर्चुअल है। जैसे मान लो कि आप कहते हो ना कि मतलब एक वर्चुअल लाइन है, मतलब कुछ इस तरह से कहते हो ना आप, तो वही चीज है गाइस, ये वर्चुअल टेबल बना रहा है, ये हमें दिखेगी नहीं, ये वर्चुअल टेबल है गाइस। ठीक है, तो वही होता है व्यूज। नाउ व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग एरर्स एट रन टाइम यूजिंग मैकेनिज्म लाइक ट्राई एक्सेप्ट इन पाइथन और ट्राई कैच इन जावा। आपने देखा होगा यार ये चीज, जावा स्क्रिप्ट में भी देखा होगा, कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा ही होगा। मान लो यार मेरे एक एरर आता है, ठीक है, मेरे एक एरर आ गया। अब यार एक बात बताओ कि मेरे को पता है कि यहाँ पे एक एरर आ रहा है, तो मैं यूजर को ये दूंगा ना कि यार ये एक एरर आ रहा है, ठीक है, मैं ये चीज कर देता हूँ कि हाँ यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ठीक है, आपने कुछ गलती करी है। बट कुछ एरर ऐसे होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं वो, मतलब यार कुछ एरर ऐसे होते हैं ना कि जिसे फिर ट्राई कैच के थ्रू ही हमें पता करना पड़ता है कि क्या एरर आया। एक ट्राई का ब्लॉक बनता है जिसमें वो कोड लिखा जाता है प्रॉपर, जहाँ पे एरर आएगा।
देन एक कैच का जहाँ पे हमें पता नहीं होता, जैसे कई सारा होता है कि एपीआई यूज करते हैं ना हम, जब हम एपीआई यूज करते गाइस तो उसमें कई सारे ऐसे भी होते हैं कि एरर्स आ जाते हैं, तो यहाँ पे एरर को कैच करेंगे ई के थ्रू, देन एक ब्लॉक उसको आप बंद कर देंगे कि हाँ भाई ये एरर आया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरर करके कि हाँ ये एरर है, तो हमें एरर का पता चल जाएगा कि अच्छा ये एरर आ रहा है, ओके ठीक है, तो उसे हम फिक्स कर देंगे ट्राई कैच के थ्रू। तो वही होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। Now coming to the 70th question, what are modules and packages in Python? Module, a single Python file with functions and classes. Package, a directory with multiple modules and like init.py like that. ठीक है, तो अब मैं समझाता हूँ इसको आपको। आप पाइथन ही मत लो, आप इसको हटाओ पाइथन को यहाँ से, ठीक है, पाइथन हटा दो यहाँ से बिल्कुल। आप बस ये समझो कि ये मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बिकॉज ये हर जगह यूज होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ पाइथन में। चलो आप समझो कि ये एक आपने फाइल बना दी है, ये HTML का मैं बेसिक एग्जांपल लेता हूँ, ये आपका HTML का फाइल है, ठीक है, और यहीं पे आपका एक फोल्डर है बड़ा सा, ये आपका फोल्डर है गाइस, ठीक है, ये है आपका फोल्डर जिसके अंदर मान लो कि आपने पूरी एक वेबसाइट क्रिएट की है। ये आपका HTML मेन फोल्डर है, HTML का जो app.html या कुछ भी आप समझ लो इसे, ठीक है, index.html, ये फोल्डर है जिसके अंदर पूरी वेबसाइट की फाइल है, जिसमें जिस फोल्डर के अंदर एक फाइल ये भी इंक्लूडेड है। अब समझो कि पैकेज क्या है, ठीक है, मॉड्यूल, अ सिंगल पाइथन फाइल, ये मान लो HTML जो है हमारा ये मॉड्यूल है, ठीक है, ये हमारा मॉड्यूल है। पैकेज, अ डायरेक्टरी विथ मल्टीपल मॉड्यूल्स एंड दिस, ठीक है। अब फोल्डर मान लो हमारा एक पैकेज है जिसके अब फोल्डर मान लो हमारा एक पैकेज है जिसके अंदर HTML की कई सारी फाइल्स है जिसमें से ये भी इंक्लूडेड फाइल है, ठीक है। समझ आया, नहीं समझ आया, ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ। जैसे मान लो यार आप ये समझो, आपके कंप्यूटर में एक फाइल आपने यहाँ पे क्रिएट कर दी, टेक्स्ट फाइल हो, ठीक है, TXT फाइल है, TXT फाइल है, मान लो ये TXT फाइल है, और वहीं पे आप एक फोल्डर क्रिएट करते हो अपने नाम का बड़ा सा, ठीक है, कुछ भी नाम है, कुछ भी नाम है, ठीक है। तो आप ये बताओ ये फोल्डर और एक फाइल क्या होगा? फाइल को आप ऐसे समझ लो मॉड्यूल है, फोल्डर को समझ लो पैकेज है, जस्ट यही डिफरेंस है गाइस, ठीक है। आपको कहीं पे पाइथन पूछे, कहीं कुछ भी पूछे, आपको बस यही बताना है, मॉड्यूल होता है जिसमें आप एक फाइल क्रिएट करते हो, और पैकेज होता है जिसमें पूरा एक फोल्डर है जिसमें इंक्लूड होता है कई सारे मॉड्यूल्स और फाइल्स, ठीक है, यही होता है डिफरेंस। Now, what is the difference between deep copy and shallow copy? Okay, so shallow copy copies only reference, deep copy copies full object with nested objects. So आप देख सकते हैं यहाँ पे deep copy कैसे होता है, पूरा प्रॉपर कॉपी करता है। बैग वन मान लो एक फंक्शन है मेरा, बैग टू में भी प्रॉपर सारी चीजें, सारे वैल्यूज सेम टू सेम कॉपी, बट शैलो कॉपी में बैग वन बैग टू के दोनों के सेम ही रहेंगे। अगर बैग टू में चेंज करता हूँ तो बैग वन का भी चेंज होगा, बैग वन में अगर मैं कुछ चेंज करता हूँ तो बैग टू में भी चेंज होगा। बट डीप कॉपी में होता है बैग वन में अगर मैंने चेंज किया तो बैग टू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उसका अलग सब बन गया है। बट बैग टू में चेंज करूंगा तो बैग वन को भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज बैग टू का भी अलग सब कुछ बन गया है। बट शैलो कॉपी में ऐसा नहीं होता, बैग वन में डिफरेंस अगर कुछ करता हूं मैं तो बैग टू में भी वो डिफरेंस शो करेगा, बैग टू में करता हूं तो बैग वन में भी शो करेगा। जस्ट यही डिफरेंस है डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी में। नाउ व्हाट इज नेगेटिव इंडेक्सिंग इन पाइथन? ठीक है यार, चलो समझते हैं। मान लो ये वन, ये टू, ये थ्री है, ठीक है, ये हमारा एक एरे है। अब मान लो नेगेटिव इंडेक्सिंग अलाउज एक्सेस टू एलिमेंट्स फ्रॉम द एंड ऑफ अ लिस्ट, ठीक है, लिस्ट में से -1 क्या, -1 क्या, रिटर्न्स द लास्ट एलिमेंट। अगर मैं लिस्ट में से 0 करता तो क्या होता, ये देखो, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ठीक है, 0 करूंगा तो 1 आएगा। अगर मैं यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मेरा -1 नहीं, मान लो कि मेरा 0 होता तो क्या होता, ये 0 है तो मेरा 1 आ जाएगा, 0 है तो 1 आएगा, बिकॉज इंडेक्सिंग मेरी यहाँ पे 0 की मैंने ली है। अगर मैं 1 करता हूँ तो मेरा 2 आएगा, बट यहाँ पे दिया -1, सो -1 में क्या है, -1 में गाइस कुछ नहीं होता, -1 से घबराओ मत। ऐसा होता है कि 1 2 3, अगर मेरे को मान लो लास्ट, अभी तो मैंने स्टार्टिंग से कर लिया, बट लास्ट से करना होगा तो क्या होगा, तो लास्ट से जब हम करते हैं तो 0 से नहीं, -1 से स्टार्ट होता है, देन -2 माइनस, मतलब इस तरह से चलता है फिर आगे।
तो फिर जब -1 करेंगे तो लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो हमें आ जाएगा यहाँ पे 3। तो -1 अगर यहाँ पे किया लिस्ट में से तो रिटर्न्स द लास्ट एलिमेंट विच इज 3। इस तरह से होता है नेगेटिव इंडेक्सिंग इन पाइथन। सो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें ये समझ आई होगी। एंड आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो अभी जाकर देखिए एंड ये पार्ट 2 को अच्छे से देखिए बिकॉज इसमें भी कई सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एंड आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा फिर से कि आप खुद से सीखें, खुद से रिसर्च करें, खुद से समझे चीज़ों को। एंड उसके बाद भी समझ ना आए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए कुछ भी अगर आपको डाउट रह रहा है ऐसा कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, मैं आपको बिल्कुल समझाने की कोशिश करूंगा। And do subscribe our channel, subscribe for more such kind of videos, and more videos are coming soon on interview practice, Java programming, etc. to ensure you will become interview ready. If you like this video, please like, share and subscribe and comment down your thoughts below. Thank you so much guys.